स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपना नया क्वेश्चन। वो है अति आवश्यक या अनिवार्य एमिनो अम्ल क्या है। टिप्पणी लिखिए। अथवा में है एमिनो अम्ल का शरीर क्रियात्मक महत्व को बताइए। इसके अथवा में दिया हुआ है मानव शरीर में एमिनो अम्ल की महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, जो एमिनो अम्ल है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आवश्यक एमिनो अम्ल, एक होता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। वैसे तो हमें 25 एमिनो अम्ल ज्ञात है, जिसमें से 10 आवश्यक एमिनो अम्ल है जिसकी ज़रूरत हमारी शरीर को होती है, जिसके बिना हमारी शरीर काम नहीं कर पाता, शरीर की वृद्धि रुक जाती है। और एक टाइम ऐसे भी आ सकता है कि उसके बिना अगर हमें नहीं मिल पाए तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। और जब भी हम प्रोटीन का जड़ गठन करवाते हैं तो हमें अल्फ़ा एमिनो मिलता है, अर्थात प्रोटीन एक बहुलक है तो अल्फ़ा एमिनो अम्ल एक एकलक है। अब बात आती है कि इसके बारे में हम कैसे स्टडी करें। तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, आप उसको समझ लीजिए और उसको पढ़ लीजिए और उसको लिख भी लीजिए, तो आपको एमिनो अम्ल के बारे में बातें समझ में आ जाएंगी, जो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन लगा सकता है अति आवश्यक, अनिवार्य या अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है, उदाहरण से समझाइए। अथवा सकता है मूलभूत एमिनो अम्ल पर टिप्पणी लिखिए। अब हम समझते हैं जीवित पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन अल्फ़ा एमिनो अम्ल से बनते हैं, अर्थात जितने भी जीवित पदार्थ हैं, इंसान रहे, जानवर रहे, वगैरह वगैरह, उन सब में जो प्रोटीन है वो अल्फ़ा एमिनो अम्ल के वजह से बनते हैं। अतः अल्फ़ा एमिनो अम्ल अन्य एमिनो अम्ल की अपेक्षा अधिक महत्व के हैं। वैसे तो हमारे बॉडी में कई प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, मगर जो अल्फ़ा एमिनो अम्ल है वो उन सब में अति महत्वपूर्ण है। लगभग 25 ज्ञात अल्फ़ा एमिनो अम्ल में से 10 एमिनो अम्ल जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, अतः इन्हें अनिवार्य एमिनो अम्ल कहते हैं। लगभग अभी तक हमने 25 एमिनो अम्ल ज्ञात कर चुके हैं, जिसमें से 10 जो एमिनो अम्ल है वो जीवन के लिए या वृद्धि के लिए या जीवित रहने के लिए अति आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम अनिवार्य या मूलभूत एमिनो अम्ल या अति आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। उदाहरण है आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फेरिन एलानिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। मनुष्य या जानवरों में इन एमिनो अम्ल में से एक भी कमी होने से शरीर की वृद्धि रुक जाती है और मृत्यु तक हो सकती है। अतः प्रतिदिन भोजन में पर्याप्त मात्रा में इनका समावेश होना चाहिए। इन एमिनो अम्ल की पूर्ति बाह्य स्रोत से होती है। इनका संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता, अतः इन्हें भोजन के साथ प्रोटीन के रूप में लेना चाहिए। शरीर में पहुंचकर ये प्रोटीन जलगठित होकर अपने घटक एमिनो अम्ल में टूट जाते हैं। ये अम्ल रुधिर वाहिकाओं द्वारा रक्त में अवशोषित होकर रक्त प्रवाह द्वारा विभिन्न अंगों पहुंच जाते हैं, जहां ये शरीर के लिए प्रोटीन बनाते हैं। जंतु प्रोटीन में आवश्यक एमिनो अम्ल की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, अथवा वनस्पतिक प्रोटीन की अपेक्षा ये उत्तम होते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे बॉडी को एमिनो अम्ल है वो कहाँ से मिलता होगा। तो मैं बता दूं, हमारे शरीर को एमिनो अम्ल बाह्य स्रोत से मिलता है। हम लोग जब कोई प्रोटीन का सेवन करते हैं तो यह प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचकर उसका जल गठन होता है और अपने अवयवी एमिनो अम्ल में टूट जाते हैं। यह एमिनो अम्ल रक्त वाहिका द्वारा विभिन्न ऊतकों या अंगों में पहुंचकर अपने कार्य का संवहन करते हैं। अगर इन 10 एमिनो अम्ल में से एक भी एमिनो अम्ल हमारे शरीर में कम हो तो उससे मनुष्य के शरीर की वृद्धि रुक जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। और जो प्रोटीन से एमिनो अम्ल हमारे शरीर में बनते हैं, तो प्रोटीन का जल गठन होने पर अल्फ़ा एमिनो बनते हैं, अर्थात प्रोटीन
जंतु में भी हो सकता है और वनस्पति में हो सकता है, मगर प्रोटीन की मात्रा जंतुओं में अधिक होती है वनस्पतियों की अपेक्षा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो जंतु होते हैं वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है एज़ कंपेयर टू वनस्पति की अपेक्षा। अब बात आती है अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है। बाकी 15 एमिनो अम्ल अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। एमिनो अम्ल जो शरीर में उत्तकों से बने दूसरे यौगिक से बनते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अनावश्यक एमिनो अम्ल आवश्यक एमिनो अम्ल अनावश्यक एमिनो अम्ल की तरह आवश्यक होते हैं। दोनों शरीर विकास अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोनों की समान आवश्यकता होती है। इनके उदाहरण ग्लाइसिन, एलानिन, टायरोसिन, सेरिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सोप्रोलिन, सिस्टीन, एस्पार्टिक अम्ल तथा हाइड्रोग्लिटिमिक अम्ल, ये सब क्या हो गए, अनावश्यक एमिनो अम्ल हो गए हैं। तो एक बार मैं डबल रिपीट करता हूँ, जो 10 एमिनो अम्ल है वो आवश्यक एमिनो अम्ल। अगर इसमें से एक भी एमिनो अम्ल हमें बॉडी में कम रहा तो उससे हमें शरीर की वृद्धि रुक जाएंगी, मृत्यु हो सकती है। मगर जो बचे शेष एमिनो अम्ल है 15, वो अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं जिनकी भी शरीर को आवश्यकता होती है और ये भी शरीर के अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार हमने आज अनावश्यक और आवश्यक एमिनो अम्लों को यहाँ पर पढ़ लिए है। अब अगला क्वेश्चन आता है, टिप्पणी लिखना है सेंगर अभिकर्मक और कॉपर ग्लाइसिन संकर लवण पर। टॉपिक का नाम है सेंगर अभिकर्मक। सामान्य नाम है सेंगर अभिकर्मक, रासायनिक नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, D4-डाई, N4-नाइट्रो, F4-फ्लोरो, B4-बेंजीन, DNFB। इसका फार्मूला इस तरह होगा, देखिए मैं बनाता हूँ फार्मूला यहाँ पर। पहले आप एक बेंजीन बना लीजिए, इस पर नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। अब जो 2 और 4 है, मतलब जो 2 और 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, वहाँ कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, 2,4 नाइट्रो, NO2 तो क्या होगा ये 2,4-डाइनाइट्रो फ्लोरो, तो एक पर क्या आएगा, फ्लोरो आएगा, बचा क्या, बेंजीन, तो क्या होगा ये 2,4-डाइनाइट्रो फ्लोरो बेंजीन, DNFB हो गया। अब होता क्या है कि ये करता क्या है, आप देखते हैं अपन लोग इसका यूज़ क्या है। अब बात आती है नंबर 3, क्रिया। तो आप देखिए हम क्या लेंगे, एक अल्फ़ा एमिनो अम्ल लेंगे, उसकी क्रिया करवाएंगे डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन से, और जो कंपाउंड बनेगा वो होगा नाइट्रोफेनिल एमिनो अम्ल। डाइनाइट्रोफेनिल एमिनो अम्ल हमें प्राप्त होगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि जब अल्फ़ा एमिनो अम्ल की क्रिया 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन से करते हैं तो डाइनाइट्रोफेनिल एमिनो अम्ल बनता है, जो कि पीले रंग का पदार्थ होता है। अब हम इसी क्रिया को समझने वाले हैं। अब बात ये आती है, आप देखिए कि ये फ्लोरीन है, ये NO2 है और ये भी NO2 है, प्लस HNH3CHRCOOH, तो यहाँ से क्या होगा, HF बाहर निकल जाएगा। अब
जो पदार्थ बनेगा उस तरह होगा। ये कौन था? डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। और ये कौन है? अल्फा एमिनो अम्ल। अब बचा क्या यहाँ पर? NHCHRCOOH प्लस HF। इसका नाम है डाई नाइट्रोफेनिल एमिनो अम्ल। तो हम बोल सकते हैं कि जब DNFB की क्रिया अल्फा एमिनो अम्ल से करवाते हैं, अर्थात जब सिंगल अभिक्रमक की क्रिया अल्फा एमिनो अम्ल से कराते हैं तो हमें पीले रंग का क्रिस्टल मिलता है जिसे हम डाइनाइट्रोफेनिल एमिनो अम्ल कहते हैं। कॉपर ग्लाइसिन संकर लवण एक क्लेट यौगिक है। इसमें जो एमिनो अम्ल है वे क्लेट लिगेंड की तरह कार्य करता है और जो बनने वाला कंपाउंड है वो कॉपर ग्लाइसिन संकर लवण कहलाता है। उसका सूत्र इस तरह होगा, ये Cu है, उपसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। यहाँ पर कौन है? NH2, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। इसी प्रकार क्या होगा यहाँ पर? NH2, यहाँ CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, जो यौगिक बना ये कॉपर ग्लाइसिन का संकर लवण है और जो ये दो बंध है यह उपसंयोजक बंध है। अब बात आती है कि ये बनता कैसा होगा। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्रिया करने वाले हैं, आप ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे? ग्लाइसिन के दोनों लेंगे, ग्लाइसिन के दोनों ये हम लेने वाले। अब देखिए तो NH2 CH2 CO माइनस कितने लिए अपन ने? दोनों लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि ट्वाइस NH2 CH2 CO माइनस और 2H प्लस के बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब बात आती है, अब जो ये यौगिक बना है, जो ये एमिनो अम्ल का आयन बना है, ये किससे क्रिया कर लेगा? कॉपर धातु आयन से क्रिया कर लेगा। तो अभी क्रिया स्टेप फर्स्ट हो गई। अब स्टेप 2 पढ़ते हैं। ये दो मॉलिक्यूल है ग्लाइसिन आयन के या ग्लाइसिन एमिनो अम्ल की, ये किससे क्रिया कर लेगा? कॉपर धातु से क्रिया कर लेगा और बंधन कंपाउंड कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर होगा NH2, यहाँ पर है CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी ऐसी होगा NH2, यहाँ पर क्या होगा? CH2 C डबल बॉन्ड O। तो क्या होगा यहाँ पर जो यौगिक बना यह एक जटिल संकुल आयन है जिसका नाम कॉपर ग्लाइसिन लवण है। क्यों? ये किससे क्रिया कर रहा है? जब हम कॉपर धातु आयन की क्रिया ग्लाइसिन के आयन से करते हैं तो कॉपर ग्लाइसिन लवण प्राप्त होता है। इस तरह हमने आज आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, सिंगल अभिकर्मक क्या है और ग्लाइसिन संकर लवण क्या है, ये बातें हमने आज पढ़ ली। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा।
आप लोग ज़्यादा बार देखिए, ऐसे प्रैक्टिस करें, IMP क्वेश्चन के अंतर्गत आती है। आज हमारा यहाँ फर्स्ट पार्ट खत्म होता है एमिनो अम्ल के बारे में। अब हम कल से पढ़ने वाले हैं अगला पॉइंट, प्रोटीन और पेप्टाइड क्या होते हैं, वो हम कल से देखने वाले हैं। थैंक यू।